रीट की परीक्षा देने वाले मेरे तमाम साथियों को मेरा शुभ नमस्कार। मैं जुगीर गुरुजी आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को शेयर करना। बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक हैं कि वो कारक ऐसे जिम्मेदार बनते हों कि जिससे एक बालक आगे चल कर के महान राष्ट्र का महान नागरिक बन सके। कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो एक बालक को गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। तो ऐसे भी कारक होते हैं जो बच्चे की वृद्धि और विकास में प्रभावित तो करते हैं, लेकिन वो नकारात्मक परिणाम देते हैं। तो कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे और ये एक शिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत से महान आदमी हुए हैं। अब वो महान बनने में उनके विकास, उनके चारित्रिक विकास में कोई न कोई एक ऐसा कारक रहा है जिस कारक ने प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाई है और वो देश के ही नहीं पूरे संसार में बहुत महान नागरिक बने हैं। उनका योगदान समाज को बहुत काम आया है। तो किसी न हर नागरिक में कोई न कोई एक ऐसा कारक मौजूद रहा है। हो सकता है एक से ज़्यादा भी कारक मौजूद रहे हों जिसकी वजह से उस बालक का चारित्रिक विकास इस ढंग से हुआ कि देश का एक महान नागरिक बना और हमारे देश के और समाज के काम आया हो। महात्मा गांधी, गोखले, तात्या टोपे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो मैं इस तस्वीर में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके विकास में कोई ना कोई एक ऐसा कारक या एक से अधिक कारक ज़रूर मौजूद रहा है जिसकी वजह से ये आज देश के बहुत ही महान नागरिक बने हैं। उसमें से एक प्रमुख कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है पहले ये समझ लिए। माता और पिता से 23 जोड़े गुणसूत्रों से एक संतान उत्पन्न होती है, ये हम सबको पता है। विद्वानों का मानना है कि एक जोड़े गुणसूत्र में 1000 से 3000 तक जीन होते हैं और एक जीन पूर्वजों की एक विशेषता माता पिता के माध्यम से संतानों में हस्तांतरित करता है। इस प्रकार पूर्वजों के गुण दोषों की इस मिली जुली गठरी को वंशानुक्रम कहते हैं। यानी हर जोड़े में, गुणसूत्र के हर जोड़े में 1000 से 3000 के बीच में जीन होते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रश्न है तो प्रश्न बनता है। और एक जीन अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता से कि कोई न कोई एक विशेषता संतान में ज़रूर लेके आता है। इस मिलीजुली गठरी को या इस समेकित गुण दोष को हम वंशानुक्रम कहते हैं, जो अपने माता पिता से लेके आता है। इसी संबंध में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं पार्कर, जिन्होंने ये बताया है कि हम जो भी हैं 90% तक वंशानुक्रम से हैं। यानी कहने का मतलब हमारे माता पिता का जो चरित्र है, उसका जो शरीर है, उसका जो मानसिक विकास है, उसका 90% हम अपनी संतान को देते हैं और हम प्राप्त करते हैं अपने माता पिता से 90%। यानी हमें 10% ही करना होता है। हम जो प्रयास करते हैं वो 10% प्रयास करते हैं पार्कर के अनुसार। पार्कर की परिभाषा अगर याद करनी हो तो मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ कि इनके अनुसार बालक अपने विकास को पार कर लेता है। लगभग जन्म लेते ही वो पार कर लेता है 90%, लगभग अच्छा रिजल्ट होता है। यानी उस बच्चे को ज़्यादा करने की कोशिश 10% ही है। ज़्यादातर हिस्सा अपने माता पिता से ही प्राप्त करके अपने चरित्र की जो सीमा है उसको पार कर लेता है।
तो ये पार कर शब्द इस तरह से इसीलिए हम याद रख सकते हैं कि वो अपने माता पिता को पार करा देते हैं, माता पिता अपने बच्चे को लगभग विकास को पार करा देते हैं। इस तरह ये याद कर रखने का एक जुगाड़ है, क्योंकि कई बार परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ की। वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आ जाती हैं जो जन्म से नहीं वरन उससे भी 9 महीने पूर्व संतान में मौजूद थी। यानी कहने का मतलब वुडवर्थ ने वंशानुक्रम को ये परिभाषित करके ये इन्होंने बता दिया है कि जन्म के 9 महीने से पहले से जो विशेषताएं संतान में होती हैं वो वंशानुक्रम में आती हैं। तीसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। पूर्वजों और माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। यानी अपने माता पिता के जो विशेषताएं हैं और वो वही विशेषताएं संतान में आती हैं और उस हस्तांतरण को ही वंशानुक्रम बोलते हैं। यानी यहाँ पर इस परिभाषा को याद करने के लिए मैं इसके नाम से ही जोड़ देता हूँ कि जो ड्राइवर का मतलब अपने ड्राइवर आम भाषा में बोलते हैं, तो ड्राइवर गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, जो गाड़ी उसको दी जाती है वही गाड़ी दूसरी जगह लेके जाता है। तो ऐसे ही जो लक्षण जो विशेषताएं माता पिता देते हैं बच्चा वही लेके आता है, वही वंशानुक्रम है। अब है वंशानुक्रम का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के शारीरिक विकास, उसके रंग रूप आकार बनावट, बालक के मानसिक विकास, मूल प्रवृत्तियों और संवेगों इत्यादि पर मुख्य रूप से पड़ता है। आसान से शब्दों में समझ लो कि जो माता पिता से जो विशेषताएं जो लक्षण मिले हैं वो लक्षण बालक के शरीर के विकास में उसका रंग, यानी माता पिता अगर गोरा है तो ज़्यादातर संतानें गोरी मिलेंगी, अगर माता पिता का रंग काला है तो ज़्यादातर संतानें काली मिलती हैं। ये वंशानुक्रम के प्रभाव के कारण ही है। अगर माता पिता हेल्थी है, स्वस्थ है, एक माता पिता पहलवान है तो उसके लगभग उसके जो संतान हैं उनका शरीर भी पहलवान के आकार का ही होता है। एक ये भी माना जाता है वंशानुक्रम में कि माता पिता अगर उनका मानसिक विकास बहुत उत्तम कोटि का है तो संतान में भी जो मानसिक विकास है वो उत्तम कोटि का जरूर मिलता है। माता पिता की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो मूल प्रवृत्तियां भी संतान अपने माता पिता से लेके आता है, तो उसको भी वो मूल प्रवृत्तियां मिलती हैं और उन मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से वो अपना विकास कर पाता है। यहाँ मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है वंशानुक्रम को आधार बना करके कि पंडित जवाहरलाल नेहरू शारीरिक रंग रूप में भी गोरे रंग के थे, अच्छी उनकी हाइट थी, उनकी मूल प्रवृत्ति भी अच्छी थी, राजनीति में भी उन्होंने योगदान दिया था, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और उनका जो आकार है, रूप है, वो उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो खुद बहुत देश की महान प्रधानमंत्री रही हैं, उनका रंग रूप आकार भी उनको नेहरू जी से मिला है। तो ये जो वंशानुक्रम है वो ये साबित करता है कि नेहरू जी के जो शरीर की जो बनावट है, रंग रूप आकार है, वो लगभग इंदिरा जी को मिली थी। तो जो विशेषताएं इंदिरा जी लेके आई हैं वो अपने माता पिता से लेके आई, उसमें नेहरू जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। ऐसे ही हमारे देश के जो प्रसिद्ध पहलवान हैं गीता फोगाट, बबीता फोगाट, और इनकी तीसरी बहन भी है जिनका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन उनका पिता है वो भी पहलवान है, महावीर जी। तो महावीर जी का जो शारीरिक बनावट है वो बनावट संतान में भी आई है, उनकी पुत्रियां भी पहलवान बनी हैं। तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है।
मैं ये इसीलिए जोड़ के बता रहा हूँ आपको तस्वीर कि वंशानुक्रम का प्रभाव संतान पर ज़रूर पड़ता है। महावीर जी पहलवान थे तो उनकी बेटियां भी पहलवान बनी। दूसरा है वातावरण का प्रभाव। वातावरण बालक के सामाजिक सांस्कृतिक विकास, उसकी रुचियों, ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों, नज़रिया मुख्य रूप से प्रभावित करता है। विद्वानों के अनुसार वातावरण बदलने से बालक की मानसिक अक्षमताएं, संवेग व शारीरिक अक्षमताओं में मामूली परिवर्तन किया हो सकता है। उदाहरण के रूप में अमाला, कमाला और रामू बेड़िया, ये 3 बालक ऐसे हुए हैं जो वातावरण बदलने के कारण उनका जो विकास है वो वातावरण के अनुसार हो गई। जो वातावरण उन्होंने प्राप्त किया, जिस वातावरण में वो रहे, उसी अनुसार उन्होंने आचरण किया। यानी वातावरण का प्रभाव उसकी रुचियों पर भी पड़ता है, उसकी आदतों पर भी पड़ता है, उसकी अभिवृत्तियाँ भी बदल जाती हैं वातावरण के अनुसार। उसकी मानसिक अक्षमताएँ हैं, उनमें भी बदलाव होता है, उनमें भी विकास होता है, शारीरिक अक्षमताओं में भी विकास होता है। यानी कहने का मतलब एक अच्छे भले 15 साल के बालक को 5-7 शराबी बालकों के साथ में रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से वो बालक जिसने शराब को हाथ नहीं लगाया था वो भी शराब पीना शुरू कर देता है। ये वातावरण का प्रभाव ही है। एक ऐसा बालक जो बुरे व्यसनों से ग्रसित है और उसको साधु संतों में छोड़ दिया जाए तो ज़रूर उसका 100% नहीं तो उसका कुछ असर उस बालक पर ज़रूर पड़ता है। इसमें हमने 3 बालकों के नाम दिए हैं, अमाला, कमाला और रामू बेड़िया वाला। ये तीनों ही बालक बचपन से ही जानवरों में रहे, अतः इनमें मानवीय गुणों का विकास नहीं हो पाया। इसके विपरीत गुआ नाम का 1 वर्षीय जो चिंपैंजी बंदर था, वनमानुष था, वो बालक मानव बालक के साथ रहा और मानवीय भाषा के शब्द सीख गया। जो चिंपैंजी बंदर था, जो बच्चा था, और वो मानव बालक के साथ में जब रहा तो मानवीय भाषा के शब्द सीख गया। ये वातावरण का बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेते हैं अमाला, कमाला और रामू बेड़िया से संबंधित। और ये जो चिंपैंजी है गुआ नाम का, इसको भी याद रखना क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तीसरा कारक है बुद्धि। यानी जो बालक मंद बुद्धि होते हैं उनमें भाषा का विकास और पेशियों में गति जन्म के 24वें महीने से 30वें महीने के मध्य आती है, जबकि प्रतिभाशाली 11वें महीने में और सामान्य बालक 12वें महीने में या 14 महीने में ये क्रियाएँ करने लगते हैं। कई बार हमारे समाज में, हमारे परिवारों में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बोलने में हकलाते हैं या कई 2 साल तक, 2.5 साल तक भी वो इस भाषा के शब्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं कर पाते क्योंकि वो मंदबुद्धि बालक होते हैं, उनमें भाषा का विकास नहीं हो पाया। और जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो 12 महीने से पहले यानी 11वें महीने में ही बोलना स्पष्ट शुरू कर देते हैं, और सामान्य बालक हों 12वें महीने में, और अति प्रतिभाशाली बच्चे 14वें महीने में भी कुछ क्रिया करने लगते हैं। अति प्रतिभाशाली तो 11वें महीने में ही बोलना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब बुद्धि का बहुत ज़बरदस्त असर होता है, क्योंकि हमारे पास 2 ऐसे उदाहरण हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हॉकिंग। ये 2 महान वैज्ञानिक थे। इन दोनों का बुद्धि जो लब्धि थी, बुद्धि का जो IQ था, वो उसका लेवल 160 था। ये 1 फरवरी 16 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें ये साफ साफ दिखाया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और हॉकिंग का बुद्धि IQ जो बुद्धि लेवल है, बुद्धि लब्धि का जो स्तर है वो 160 मिला था, इसीलिए वो इतने महान वैज्ञानिक हुए हैं। तो बुद्धि का बालक के विकास के ऊपर कितना असर होता है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग ने साबित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन हैं जिन्होंने E = mc²
के द्वारा पर पूरी पृथ्वी के ऊपर तहलका मचा दिया था। ये हमारे स्टीफन हॉकिंग हैं, जो बहुत ही इंग्लैंड के बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं। इनका भी IQ लेवल 160 से ऊपर था। चौथा है लिंग, यानी जन्म के समय बालिका शिशु और बालक शिशु, यानी जो लड़की और लड़का। अब वो जो बालिका है वो बालक शिशु से यानी लड़के से आधे से 1 यानी 1.5 आधे से 1.5 से 1 पौंड कम भारी और 1 से 2 इंच कम लंबी होती है। कहने का मतलब कि जो बालिका है वो वज़न में भी कम मिलेगी आपको और लंबाई में भी कम मिलेगी लड़के से। दूसरी बात, हमारे समाज में लिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे वातावरण में अब तक बालिकाओं को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा था जिनको विकास करने के बहुत कम अवसर उपलब्ध हो पाते थे। और बहुत समाज में गिनी चुनी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने देश का नाम किया है। उनका चारित्रिक विकास बहुत इस कदर हुआ है कि वो महान महिलाएं कहलाई, हमारे समाज के काम आई। लेकिन अधिकतर महिलाओं को, अधिकतर लड़कियों को ऐसा वातावरण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनका लिंग स्त्रीलिंग था और लड़कों को ज़्यादा महान अवसर मिलता है। सिर्फ ये कारक, लिंग का जो कारक है, इसी कारक ने लड़के और लड़की में चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास सबके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हालांकि अब स्थितियाँ धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। बालिकाओं को भी ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है कि वो भी अपने विकास के लिए अपना प्रयास करके एक बहुत महान और जिम्मेदार नागरिक बन सकती हैं और बन भी रही हैं। लेकिन ये एक प्रमुख कारक है जो किसी बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ लड़का और लड़की में भेद किया जाता है और उस भेद की वजह से बालिका है वो अपने विकास को चरम सीमा पर लेके नहीं जा सकती और बालक को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है कि उसके अंदर जो और अन्य कारक हैं वो उनको सबल बना करके वो अपने चरित्र का विकास बहुत बेहतर ढंग से कर पाता है। अब है माँ का गर्भाशयी जीवन। गर्भवती महिला पर रेडियो एक्टिव विकिरणों और ग्रहण के हानिकारक प्रभावों इत्यादि का असर पड़ता है जो आने वाले शिशु को भी प्रभावित करता है। कहने का मतलब, जब माँ वंशानुक्रम वाला जो हम उदाहरण लेते हैं तो एक गर्भवती महिला है उसको उचित पोषण, मानसिक पोषण, उसको सहानुभूति, प्रेम, ऐसे बहुत से तथ्य हैं, जो ऐसे पोषक तत्व हैं जो एक माँ को उपलब्ध कराते हैं तो बालक के अंदर भी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिक रूप से या स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। माता को जब तनाव होता है, वो जब डिप्रेशन में होती है, जो रेडियोएक्टिव विकिरणों के पास में जब बच्चे को माँ को रखते हैं तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है और बच्चा कैंसर का रोगी या विकलांग पैदा होता है या उसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ये बहुत से ऐसे जो गर्भाशयी जीवन है बालक का वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बहुत से बच्चों को नुकसान हो जाता है। ग्रहण के हानिकारक प्रभावों से भी बालक के विकास पर असर पड़ता है। तो ये जो माँ का गर्भाशयी जीवन है ये भी बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो जब माँ जितनी खुश होगी बालक उतना ही स्वस्थ रहेगा। माँ को जितना तनाव कम होगा बालक का मानसिक विकास उतना ही उत्तम कोटि का होगा। यानी माँ का स्वास्थ्य है उसका बहुत सा असर बालक के गर्भाशयी जीवन के ऊपर पड़ता है और उसके भविष्य के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर है जन्म क्रम। यह भी एक बिंदु है जो पहले बच्चे की बजाय दूसरा बच्चा अधिक चुस्त होता है। ये हमारे समाज में अमूमन मिलता है। 100% सत्य नहीं है लेकिन बहुत सा असर पड़ता है। बहुत जगह हम देखते हैं
कि पहले बच्चे के बजाय दूसरा बच्चा अधिक चुस्त मिलता है। हम हमारे समाज में भी हम देखेंगे तो इसको, तो ये भी एक बालक के विकास में रोल अदा करता है अपना। 7वां बिंदु है पोषण। ये भी एक ऐसा कारक है जो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक गर्भवती महिला को संतुलित आहार का प्रभाव शिशु के वृद्धि विकास पर पड़ता है। यानी एक महिला जो गर्भवती है, अगर हम उसको संतुलित आहार जिसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो उचित यानी संतुलित आहार के आवश्यक तत्वों को के आधार पर हम उपलब्ध कराते हैं तो बालक की वृद्धि और विकास दोनों पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। योजना आयोग के अनुसार एक ग्रामीण वयस्क को 2400 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा और शहरी वयस्क को 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन स्वस्थ रहना तो आवश्यक है। अगर ये पोषण इस योजना आयोग के अनुसार अगर किसी बालक को नहीं मिलते हैं तो, और ग्रामीण वयस्क को भी अगर नहीं मिलते हैं तो उसके शारीरिक विकास के ऊपर असर पड़ता है। और जब शरीर रोगी होगा तो उसका जो मस्तिष्क है वो भी रोगी होगा और उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। वो एक सही फैसला लेने में, एक निर्णय की क्षमता वो प्रभावित होती है। और हमारी ज़िंदगी में जो बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जो हमारे विकास को में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए सबसे पहले शरीर स्वस्थ, उसके बाद में मस्तिष्क स्वस्थ। मस्तिष्क जब स्वस्थ रहता है तो हमारा विकास बहुत ही एक सकारात्मक दिशा में चलता है। तो ये जो पोषण है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो एक बालक के विकास पर सकारात्मक असर डालता है और नकारात्मक भी डाल सकता है। ये पोषक तत्व जब उनको सही समय पर उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स हैं, जल, खनिज लवण, ये जो पोषक तत्व हैं एक बालक को या वयस्क को जब नहीं मिलते हैं तो उस बालक के विकास में नकारात्मक असर होता है। जो उसका शरीर है वो बार बार रोग से ग्रसित होता है, तो मानसिक तनाव पैदा होता है, उसके अंदर बैड हार्मोन स्रावित होने लगते हैं और बालक चिड़चिड़ा होने लगता है, कोई भी फैसला नहीं ले सकता, निर्णय लेने में देर करता है, निर्णय गलत ले बैठता है। जब बालक शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं होता है तो खेल में भी वो अपना रोल नहीं निभा पाता। वो एक देश में एक जिम्मेदार खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो किसी खेल का खिलाड़ी बनने के लिए उसका स्वस्थ होना ज़रूरी है, उसका मानसिक रूप से सुदृढ़ होना ज़रूरी है। एक बार वकार न्यूज़ ने कहा था सचिन तेंदुलकर के बारे में कि इनका मस्तिष्क है वो स्टील का बना है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की, 2 दिन लगे रहे, आउट नहीं हुआ। कहने का मतलब सचिन तेंदुलकर को पोषक तत्व संपूर्ण रूप से मिले थे, इसलिए उनका शरीर स्वस्थ था तो उनका मस्तिष्क भी सुदृढ़ था। ये बहुत ही जिम्मेदार कारक है, पोषक तत्व है जो एक बालक के लिए आवश्यक है। प्रजाति 8वां नंबर हमारा एक कारक है जो दुनिया में प्रत्येक प्रजाति का वृद्धि और विकास का क्रम भिन्न भिन्न है। बुशमैन जाति की औसत लंबाई 3.5 फीट जबकि निग्रो की औसत लंबाई 6.5 फुट होती है। अब यहाँ लंबाई से आशय इतना नहीं है, ये तो इनकी शारीरिक बनावट की बात है। बाकी शरीर के विकास, बालक के विकास में शरीर के विकास का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे की जो हाइट 2 इंच कम रह जाती है और वो सेना में भर्ती होने से वंचित हो जाता है, तो ये उसकी लंबाई की वजह से बालक का विकास रुक गया। हालांकि वो किसी दूसरे क्षेत्र में कैरियर जरूर बना देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लंबाई का बहुत बड़ा रोल होता है और ये प्रजाति पर भी निर्भर करता है। कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिनके बालक बौने होते हैं और उन बौनेपन के कारण उनको कहीं कहीं उनकी मानसिक कुंठा भी बन जाती है और समाज के अंदर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करने में वो अक्षम हो जाते हैं, तो उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और प्रजाति हैं जो अलग अलग नस्ल हैं, उनमें अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग तरह का उनको वातावरण मिलता है, अलग अलग क्षेत्र के हैं वो। तो प्रजाति भी एक तरह का ऐसा प्रमुख कारक है जो प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे निग्रो प्रजाति के लोग हैं, पहले हमारे मंगोल जाति के हुआ करते थे, खोखरा प्रजाति की बात है। ऐसे कुछ हैं प्रजातियां जो एक कारक बनती हैं विकास में। कहते हैं कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होती हैं तो वो हमेशा लड़ाकू होती हैं, ये उनके माने में माना जाता है। तो
मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रजाति भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन बालक की लंबाई को प्रभावित करता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन बालक के मानसिक विकास से संबंधित है। पीनियल व थाइमस ग्रंथि यौन संबंधी विकास को प्रभावित करती है। यानी कहने का मतलब कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, और जिस हार्मोन की अधिकता या न्यूनता है वो बालक के विकास पर असर डालती है। जैसे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है वो बालक के मानसिक विकास से संबंधित है। अगर वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन अपनी स्तर के अनुरूप अगर स्रावित होता है तो बालक का मानसिक विकास है वो संतुलित होता है। अगर पैराथायरॉक्सिन हार्मोन अगर स्तर से ज़्यादा और स्तर से कम होता है तो बालक का मानसिक विकास अवश्य प्रभावित होता है। और ऐसे ही पीनियल और थाइमस ग्रंथि भी यौन संबंधी विकास को प्रभावित करती है। और जब यौन संबंधी विकास तभी सकारात्मक होगा जब पीनियल और थाइमस ग्रंथियाँ अपने स्तर के अनुकूल हार्मोन स्रावित करती हैं। और अगर इस हार्मोन के स्रावण में अगर गड़बड़ होती है तो यौन संबंधी विकास नहीं हो पाता है और एक बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे कारक हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनकी वजह से, जैसे मान लो एक महिला है, उसकी जैसे हमारे लता मंगेशकर है, उनके कंठ बहुत सुरीले हैं तो उनका विकास इतना इस प्रभावशाली ढंग से हुआ कि आज सारा संसार उनकी आवाज़ को माता सरस्वती का वरदान मानती है। तो ये ऐसे हार्मोन स्रावित की वजह से हैं, उनके गले की वजह से हैं। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है वो भी ऐसे कुछ बालकों में स्तर के अनुरूप नहीं हो पाता है तो उनका मानसिक विकास रुक जाता है। तो कुछ ऐसे भी कारक हैं जिनमें एक हार्मोन की बहुत प्रमुख भूमिका हो जाती है। तो साथियों, मैंने आज आपको कुछ कारक ऐसे बताए हैं जो एक बालक के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आशा है आपके कुछ समझ में आई होगी। अगर कोई बात अच्छी लगी हो या कुछ ऐसे बिंदु हो जिन पर आपको और समझना ज़रूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर करें। मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। मेरा अधिकतम प्रयास रहेगा कि रीड के अंदर मेरी जो वीडियो से संबंधित उनमें कुछ सहायता मिले तो मुझे सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। जितनी सहायता होगी मैं आपको करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी वीडियो को ताकि मैं आपसे लगातार जुड़ा रह सकूँ। और आगे आने वाली वीडियो में आपको और इस तरह के कुछ जोड़ तोड़ करके लेके आऊँगा ताकि आपको याद रहने में, आपको प्रश्न हल करते समय आपको कुछ याद रहे, आपको आसानी रहे। मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा जितनी हो सकेगी। जय हिंद।